एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स की तीसरी वीडियो। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ और थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे बनाने में, क्योंकि मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ। इकोनॉमी की है मेरी और बाकी जीएस चल रही है, मैथ भी है, मैंने आज से स्टार्ट कर दी है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हो सकता है कि मैं रात को कभी लेट डालूँ या कभी डालूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझसे कह रहे हैं, अच्छी बात है वो मुझसे पूछ रहे हैं, पर उन्हें भी समझना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड और भरोसा रखिए, मैं आपको देता रहूँगा सारी वीडियोस। ठीक है, चलिए ये सब तो फालतू की बातें हैं, सीधे काम की बात पे आता है कि केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है हमारा, ये 3rd टॉपिक है और आज इसमें हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी जाएगी क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, सारे आयंस, कैट आयंस और केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ इसमें आता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, सब आता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर बनने वाला है। ठीक है, तो आराम से बैठिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आएगा। सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि और आज मैंने थोड़ा टाइप किया हुआ नहीं लिया क्योंकि बहुत बड़ा था, तो मैंने क्या करा है कि जो मेरे पे नोट्स थे मैंने उसी की फ़ोटोज़ आपको दिखा दिए। पूरा कोशिश करूँगा कि इसी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लिखा हुआ वही है जो मैं लिखता हूँ और वही आपको दिखा दिया है मैंने। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 500 BC के आसपास इंडियन फिलोसफर थे जो महर्षि कौड़ के नाम से, ठीक है, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि अगर हम डिवाइड हो जाएं या किसी मैटर को डिवाइड कर दें और छोटे पार्टों में हम उन्हें पार्टिकल को अलग अलग कर दें तो वो परमाणु के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 500 BC में, मतलब जीसस क्राइस्ट के आने से 500 साल पहले उन्होंने परमाणु का बारे में कह दिया था। ठीक है, लेटर इन सेम एरा, उसी के बाद सेम एरा में जो ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था कि अगर हम मैटर को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट दें तो वो हम उसे, जिसको हम, जो छोटा पार्टिकल बनेगा हम उसे और डिवाइड नहीं कर सकते, जो हमारा एटम्स कहलाता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, और 18th सेंचुरी तक आने के बाद हम जो एलिमेंट्स थे और कंपाउंड थे इनके बीच का अंतर पता चला। ठीक है, और एंटोनी ले लेवेज़र जो थे उन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, केमिकल साइंस की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि एटम्स कब से जानना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, वो सीधे बस जो हमारा एटम है उसकी स्पेशलिटी या कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। ठीक है, यही हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। कैसे, जैसे पहले की अगर हम बात करें तो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वही बता रहा है कि ये सारे जो मैटर होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको एटम कहते हैं। ये ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। एटम आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या करता है, एक प्रॉपर्टीज़ बताता है एटम की कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि जो तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इनडिविजिबल है और ना वो बनाया जा सकता ना वो तोड़ा जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम जो हमारे सामने हैं आजकल वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं मास में, ना तो जिनका मास भी एकदम फिक्स होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी फिक्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो वो और क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी डिफरेंट मास होता है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिफ्थ है हमारा कि व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट देयर एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, और जब कोई एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो एटम्स होते हैं ना वो कंबाइन होते हैं अपने रेशो के बेस पे। ठीक है, जो उसका रेशो होता है होल नंबर का, उसी के बेस पे वो कंबाइंड होते हैं। जैसे H2O हो गया, ये सारे जो बनते हैं इनका फिक्स रेशो होता है।
ठीक है। अगर आप कहें एटम्स की, एटम्स क्या होता है, वही जो अभी तक वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना, यही सारा एटम्स की प्रॉपर्टी वही ये बताएगा कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये सबसे छोटा एलिमेंट हो या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है या भाग लेता है। ठीक है, द साइज ऑफ एन एटम इंडिकेट बाय इट्स रेडियस विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और जो इसका साइज होता है वो हम एटॉमिक रेडियस के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, इंडिकेट करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, और जो एटॉमिक रेडियस होता है ना वो नैनोमीटर में मापा जाता है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जो नैनोमीटर होता है, फिजिक्स में बताया था मैंने आपको कि जो नैनोमीटर होता है वो क्या होता है 1/10⁹ या फिर कहें 10⁻⁻⁹। ठीक है, नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं नैनोमीटर्स की जो वैल्यू है ये। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिलेटिव साइज़। कुछ साइजेस हैं अलग अलग चीज़ों के नैनोमीटर में। ठीक है, अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, जो सबसे छोटा एटम है, सबसे पहला एटम है, ठीक है, तो उसका जो रेडियाई होता है वो 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, नैनोमीटर्स में। उसके बाद अगर हम कहें हमारा जो 10⁻⁻9 हो किसका होता है, वाटर का, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ क्या हमारे एलिमेंट्स में वाटर, तो उसका 10⁻⁹ होता है, एकदम आइडेंटिकल होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड वगैरह में पाया जाता है उसका थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, 10⁻⁸। ठीक है, उसके बाद ग्रेन ऑफ सैंड, मिट्टी के जो कण होते हैं उनकी 10⁻⁴। ठीक है, चींटियाँ 10⁻⁻2, और हमारा वाटरमेलन 10⁻⁻1। ठीक है, ये इनके रेडियाई के साइज हैं, ये इनका आर है। ठीक है, ये रेडियाई है, डायमीटर में समझिएगा, ये सारे रेडियाई हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं सब रेडियाई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब सिंबल ऑफ एलिमेंट्स भी पता है हमारे दो तरह से, दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एक जहाँ पर इंग्लिश नेम का यूज़ होता है और एक जहाँ पर लैटिन नेम का यूज़ होता है। ठीक है, आपको बताऊँगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सीधी बात तो ये है कि सबसे पहला तो जो उसका सबसे स्टार्टिंग का कैरेक्टर लेटर है वो लिया जाता है, और उसके बाद में कोई सा भी एक लेटर ले लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है क्लोरीन का, तो वो क्या होता है Cl। जिंक का क्या होता है Zn। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें केमिकल सिंबल जो हमारा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एलिमेंट को डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब ये टोटल आपको दिख रहे हैं कि ठीक है ये एलिमेंट्स हैं। जैसे हाइड्रोजन का, ये वो एलिमेंट है जो इंग्लिश नेम पे बेस्ड हैं। ठीक है, इंग्लिश भाषा पे बेस्ड हैं, इनके जो सिंबल्स हैं वो। हाइड्रोजन का क्या है H। ठीक है, ऐसे हमारा हीलियम का क्या है हमारा He। ठीक है, लिथियम का Li, बोरोन का है B। ठीक है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। ऐसे मतलब ये सारे जो हमारे आपको दिख रहे हैं लोगों, टोटल 26 हैं, ये सारे हमारे किस पे बेस्ड हैं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे। आप पॉज करके सारे देख सकते हैं सारी। ठीक है, आपको दिख जाएगा। उसके बाद आता है हमारा वो एलिमेंट्स जो लैटिन भाषा पे बेस्ड हैं। ठीक है, लैटिन भाषा पे भी कुछ बेस्ड होते हैं जिनका कैरेक्टर से कोई मतलब ही नहीं होता, तो वो लैटिन भाषा पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे पहला हमारा सोडियम को लैटिन में क्या कहते हैं, नेट्रियम, इसलिए जो उसका सिंबल रखा गया वो Na रखा गया है। ठीक है, लैटिन भाषा पे। एक होता है हमारा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को क्या कहते हैं लैटिन भाषा में, कैलियम, इसलिए इसका सिंबल क्या है K। ठीक है, ऐसे ही है आयरन का क्या होता है फेरम को क्या कर दिया हमने Fe। कॉपर का क्या कहते हैं, कपरम को मतलब Cu। तो आप सारा पॉज करके देख सकते हैं, ये सारे लैटिन भाषा पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो आप पॉज करिए, सारे एक बार देख लीजिए, इन्हें एक बार कहीं नोट कर लीजिए या फिर रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एटॉमिक मास। अब देखिए एटॉमिक मास सीधा मैं आपको ये बता दूँ क्या कहता है कि कोई भी हमारा एलिमेंट है, ठीक है, उसका कोई मास है, उसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, कार्बन के जो एटम है उसके 12वें हिस्से से। ठीक है, एक कार्बन का एटम है और कोई एक एटम दूसरे एलिमेंट का है, हमने क्या करा, कार्बन के एटम के 12 हिस्से कर दिए और डिवाइड कर दिया किससे, जो हमारा मास है दूसरे किसी एलिमेंट का, एटम का, वो। ठीक है, तो वही होता है हमारा एटॉमिक मास। तो अब डेफिनेशन क्या कहती है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट can be defined as the number which indicates how many times of the mass of one atom of the element is heavier in comparison to 1/12th part of the mass of the carbon। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि एक तरफ लेंगे कोई किसी दूसरे एलिमेंट का एटम, ठीक है, और दूसरी तरफ लेंगे हम
हमारा कार्बन का 12वां हिस्सा। फिर दोनों में देखेंगे कि कंपैरिजन क्या है, वेट मास में, ठीक है। जब मास में जो कंपैरिजन आएगा वो हमारा एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही एटॉमिक मास हैं कुछ जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं उनके। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही एटम होता है और 1 होता है। ऐसे कार्बन का क्या है, 12, तो मतलब 12वें हिस्से को हम नापेंगे, ठीक है, मतलब 1, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या है, 14, ऑक्सीजन का क्या है, 16, सोडियम का क्या है 3, और मैग्नीशियम का है 24, कैल्शियम का है 40, ठीक है। तो अभी इनका यूज़ आएगा, ये यू कभी कभार यूज़ होता है, नहीं तो एक ग्राम एटॉमिक होता है, उनको ग्राम में मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए ये रहा यहाँ पर, वो क्या कहता है कि जैसा आपका अभी है एटॉमिक मास, इसको क्या करते हैं हम ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इसका कार्बन का 12 है, ठीक है, एटॉमिक मास। अब हमने क्या करा, इसको हमने मान लिया ग्राम में चेंज कर लिया कि भाई कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है, ठीक है। तो जब इसके आगे ग्राम लग जाता है, ठीक है, इसके आगे क्या लग जाता है, ग्राम लग जाता है, तो ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है। जब हम आगे की यूनिट क्या है चेंज कर देते हैं, जैसे अब वही ना, आपने कंपैरिजन करा 1 किलो आलू में, ठीक है, और 1 किलो किसी और चीज़ में कर लिया, 10 किलो हमने सब गाजर में कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, उन किलो को हटा के टन यूज़ कर रहे हैं कि एक टन हमने आलू ले लिए और 10 टन हमने गाजर ले लिए, तो रेशो तो वही रहेगा, ठीक है, रेशो वही रहना है, बस हमारी जो पीछे की जो हमारी यूनिट है वही चेंज हो गई है। तो बस इसलिए उसमें क्या ग्राम एटॉमिक मास में क्या है, ग्राम लग जाता है पीछे यूनिट्स में, ठीक है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, एक या दो से अधिक जो एटम होते हैं, ठीक है, जब वो केमिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड हाउस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। देखिए एक एटम कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता और उसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होता, ठीक है, वो कहीं ना कहीं घुस जाता है, कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। पर जब कोई मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, तो उसकी खुद की एक आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। वो खुद कुछ प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है और इंडिपेंडेंट कहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है एटम और मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा होते हैं जो एटम से मिलके बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। वही कह रहा है जब किसी एक एलिमेंट के, मान लीजिए हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में जुड़ गए, कार्बन के 2 एटम ही आपस में जुड़ गए, ठीक है, ऑक्सीजन के जुड़ गए, किसी भी एक सेम एलिमेंट के आपस में जुड़ गए, तो वो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एटॉमिसिटी, ठीक है। अब एटॉमिसिटी क्या कहता है कि द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। उस एलिमेंट के अंदर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमारी एटॉमिसिटी कहलाती है, ठीक है। और ये कई प्रकार की होती है, जैसे मोनो एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक होता है, ट्राई एटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक होता है, ऑक्टा एटॉमिक होता है, टेट्रा एटॉमिक होता है, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, जब हमारे में सिर्फ एक एटम हो तो वो मोनो एटॉमिक हो जाएगा, 2 हो तो डाई एटॉमिक हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक का मतलब 3 एटम, ठीक है। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है हमारा जब वो 4 या 4 से अधिक हो जाते हैं तो पॉली एटॉमिक हो जाते हैं, ऑक्टा मतलब 8 हो जाते हैं, तो ये हमारे एटॉमिक पे होता है, ठीक है। तो इनका मतलब होता है मोनो, डाई, ट्राई, इन पे भी ये बताता है कि कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। और एटॉमिसिटी कभी कभार नॉन मेटल्स के लिए भी होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल्स के लिए होगी, नॉन मेटल्स के लिए। उसके बाद होता है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट था तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होगा। कंपाउंड का मतलब जब कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं किसी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पे, मतलब एक फिक्स्ड रेशो पे, तो वो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहता है। जैसे H2O, ठीक है, या फिर कहें तो HCl, ठीक है, NaCl, तो ये हमारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं, केमिकल फार्मूला का मतलब ये होता है जब कोई 2 हमारे कंपोजिशन हो, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड या एक सब्सटेंस बनाते हैं, वो हमारा केमिकल फार्मूला कहलाता है। और वो एक फिक्स्ड रेशो में होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है उस मॉलिक्यूल को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी, ठीक है। तो वो होता है हमारा
केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला दो टाइप के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट जब कब, जब दो सेम जुड़ जाएं, और कंपाउंड कब, जब दो अलग अलग जुड़ जाएं। ठीक है, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कुछ एलिमेंट्स का बताता हूँ। जैसे देखिए एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ठीक है, H2 हुआ, Cl2 हुआ, P4 हुआ, इसमें सारे सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, आपस में ही जुड़ गए हैं सब। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे वाटर का H2O, ठीक है, मैंने भी आपको बताया, CO2, ठीक है, NH3, CH2, CH2, ठीक है, CCl4, HCl, H2S, CH2। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कंपाउंड है। जहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हमारा सल्फर और ऑक्सीजन होता है। तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड। ठीक है, और ये इनके फॉर्मूले हैं। उसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। देखिए अब जैसे हमारा एटॉमिक मास था ना, उस एटॉमिक मास की तरह ही हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। बस यहाँ पर क्या है, एटम्स की जगह हमारा मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा एक कोई भी सब्सटेंस है, उसके एक मॉलिक्यूल के मास को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, हमारे मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, ठीक है, 12 एटम्स के साथ। वहाँ पर क्या था, 12वें हिस्से के साथ करते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक एटम यूज़ होता था। यहाँ पर क्या है, हम मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहे हैं, पूरे मास को यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसके साथ करते हैं, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, यहाँ पर एक पूरा एक मॉलिक्यूल है C12 के नाम से, उसके 12वें हिस्से के साथ। ठीक है, किसके 12वें हिस्से के साथ, C12 के एटम के। ठीक है, ये C12 हमारा एटम है, आपको याद रखना है, C12। ठीक है, और इसका कंपोजिशन नॉर्मल कार्बन से अलग होता है, सेम नहीं होता है, अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो एटम्स की जो संख्या होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके 12वें हिस्से के साथ हमारा कंपेयर होता है। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब कॉमन एलिमेंट्स। कुछ मॉलिक्यूलर मास हैं कुछ एलिमेंट्स के। ठीक है, देखिए जैसे सिंबल है हमारा हाइड्रोजन का H, एटॉमिक मास क्या है 1U, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया इसका, ये हो गया H2। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2U। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं। ऐसे N2, अब N2 का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 14। ठीक है, तो अब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 14 × 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा 24। चलिए थोड़ा गलत रख दिया हुआ ये, कभी कभार हर चीज़ में मिस्टेक हो ही जाती है यार। ठीक है, 28 है वो, तो आप 24 में समझेगा। अब ऐसी ऑक्सीजन का आपको पता है कि भाई O2 हो गया, तो मतलब 2 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन में 16 होते हैं, तो कितना हो गया 16 और 16 32। ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या था, जो मैंने आपको बताया था पहले, बिल्कुल सेम वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है कि जब हमारे मॉलिक्यूलर मास के आगे यूनिट में ग्राम लग जाता है तो वो हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद होता है हमारा आयंस। ठीक है, जब कोई भी आयन वो होता है, जब किसी एटम पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, वो हमारे आयंस कहते हैं। मान लीजिए कोई H है, ठीक है, अभी उसके पास एक एटम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर H को छोड़ते हैं, ठीक है, कुछ और लेते हैं, मान लीजिए C है हमारा, कार्बन है, ठीक है, H को छोड़ देते हैं। अभी उसके पास पूरे उसके जितने एटम होते हैं वो सब हैं। अब क्या हुआ, उसमें से कोई एक एटम चला गया, मतलब एक कम हो गया, एक जगह खाली हो गई, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अब आयन बन गया। क्यों, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक जगह खाली हो गई। और बाई चांस मान लीजिए कि अगर एक चार्ज आ जाता और ये नेगेटिव इस पर सिंबल लग जाता, तो इसका मतलब इसके पास एक एटम ज़्यादा हो गया, एक एक्स्ट्रा एटम है। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। ठीक है, अब इनका क्या यूज़ है प्लस और माइनस का, वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और कैटायन क्या होते हैं, जब कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होता है हमारा, उसको कैटायन कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कैटायन है। ठीक है, और ये कब होता है, जब इसमें से कोई एक एटम हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या, एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से खो रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारे पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज लग गया है। ठीक है, उसके बाद आता है एनायन। कैटायन क्या था, जब पॉजिटिव चार्ज लग जाता है,
एनायन क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज लग जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, कैसे हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ और आ गया, प्लस हो गया, ठीक है, ऐड हो गया है। और वैलेंसी क्या होती है, अब देखिए वैलेंसी पूछ रहा है, वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर जो होती है किसी भी एक एलिमेंट की, वो हमारी वैलेंसी होती है। अब देखिए कंबाइनिंग पावर क्या होती है, मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे सोडियम हमारा Na+ है, ठीक है, अब इसके पास एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो इसकी मतलब इसकी कंबाइनिंग पावर वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। क्यों, क्योंकि एक एटम ले सकता है ये, ठीक है, तो ये होती है इनकी कंबाइनिंग पावर। जो यहाँ पर ऊपर आपको पावर दिखेगी ना, 2+ हुआ, 3+ हुआ, यहाँ से शो करता है कि इनकी कंबाइनिंग पावर कितनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा ऊपर वैल्यूज़ होगी उतना ज़्यादा कंबाइनिंग पावर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से पहले वैलेंसीज, आप ये थोड़ा ऊपर आ गया है, पहले इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा हमारे मतलब एटम्स जुड़ गए हैं और फिर भी इनके ऊपर कुछ चार्ज आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब कोई कंपाउंड, ठीक है, उनके ऊपर हमारा जो आयंस आ जाते हैं, आयंस का चार्ज लग जाता है, ठीक है, या फिर दो आयंस हमारे कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए आपका H है जिसके पास एक नेगेटिव है, मतलब H नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा आयन है, ठीक है, और एक हमारा Cl है, ठीक है, हमारा क्लोरीन है जिसके पास हमारा एक कम आयन है, वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है, ठीक है, और उन्होंने मिलकर एक HCl बना दिया हमारा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा आयोनिक कंपाउंड कहलाएंगे। जब दो कंपाउंड्स मिलकर या दो आयंस मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ Na+ और Cl नेगेटिव ने मिलकर NaCl बना दिया, ठीक है, NaCl बना दिया, ऐसे ही KCl ने मिलकर KCl बना दिया, तो ये होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आता है मोल कॉन्सेप्ट। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, जो ये नंबर होता है ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए मोल इज़ ए लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक रिलेशन से इनके बीच एक रिश्ता होता है या लिंक होता है, किसके बीच, मास ऑफ एटम्स के बीच और नंबर ऑफ एटम्स के बीच। अब वो क्या रिश्ता आता है वो बताऊंगा आपको। देखिए जैसे एक मोल जो होता है ना हमारा, उसकी वैल्यू क्या आती है, 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो ये होती है हमारा लिंक कि एक मोल हमारा इतने एटम्स के बराबर होता है, ठीक है। और एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, जब यहाँ पर मॉलिक्यूल का मोल पूछ रहा है तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर अब आपका कुछ भी लग जाए, आगे पीछे ग्राम भी लग जाए ना, 1 मोल ऑफ ग्राम, तो उसके आगे भी यहाँ पर ग्राम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए रिलेशनशिप है एवोगाड्रो नंबर, मोल एंड मास का, ठीक है। एक मोल ऑफ कार्बन एटम क्या है, इतने एटम ऑफ C है और इतने ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। ये एक पूरा डायग्राम है, आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल वही रिलेशन से बता रहा है कि बस एक मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, उसकी वैल्यूज़ है, और उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितने एटम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। अब मोल ऑफ एटम्स की बात करें तो वही 1 मोल जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, एक हमारे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ ए मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो एक मोल जो होता है ना हमारा, वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, वही दोबारा इसने वही रिपीट कर दिया, बस यहाँ पर सेंटेंस के बेस में, तो यहाँ उसने फॉर्मूले के बेस में लिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल ऑफ जैसे मास एटम्स था, बिल्कुल वही डिट्टो मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बस यहाँ पर एटम्स की जगह मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज़ ए मास इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल वही है, कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास यूज़ हो रहा था, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला O2 है, रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 2O2 रिप्रेजेंट द 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो देखिए अगर O2 है तो इसका मतलब 1 मोल हो गया, पर अगर O के आगे 2 लग जाए
तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स हो गए। ठीक है, ये होता है इनका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है 1 मोल ऑफ एच एटम। ठीक है, अगर हमारा हाइड्रोजन का 1 मोल है तो उसकी मास वैल्यू कितनी होगी, 1 ग्राम। और कंटेन कितने एटम्स करेगा, इतने एटम्स। ठीक है, तो ये टेबल्स आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार पूछ लेता है कि यार 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, तो बस आपको ये याद रखना है, ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर हमारा एटम होता है। ठीक है, एटम के अंदर पहले तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहर जो आपको एक सर्कल दिखता है यहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है यहाँ पे, यही आपकी ऑर्बिट कहलाता है। मान लीजिए कि बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे कि ये हमारा सन है और उसके चारों ओर क्या है, धरती घूम रही है। तो धरती हमारी इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस हमारा वो हमारा सन है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनके बना है हमारा एटम। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और हमारा ऑर्बिट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव वो हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस वजह से अट्रैक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन को और एक ऑर्बिट पे घूमता रहता है। जो हमारा धरती में, जो हमारा जो सन और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह ये भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने एक अलग अलग बांटी हैं। डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं कि 1897, ये याद करने की नहीं, बस याद कर लीजिए इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, जे थॉमसन। प्रोटॉन किसने खोजा था, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, और न्यूट्रॉन किसने वो खोजा था, चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन चैडविक ने खोजा था, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने खोजा था, और इलेक्ट्रॉन था जे थॉमसन। ठीक है, अब देखिए चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज नहीं। ठीक है, लोकेशन बताइए, लोकेशन इसकी होती है न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन की, और बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, मास कितना होता है, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो ये 1/1884 या फिर 1/1840 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, अगर हम हाइड्रोजन का एटम लें तो उसका 1884वां हिस्सा इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मास होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, भाई सारा मास तो प्रोटॉन में ही होता है। ठीक है, 1.6 × 10⁻24 ग्राम एब्सोल्यूट मास होता है, और वही हमारा न्यूट्रॉन का मास होता है। ठीक है, तो सारा मास किसके अंदर होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, चार्ज भी हमारा लगभग सब में सेम होता है, बस जो न्यूट्रॉन है हमारा वो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब इनको देखिए, अरेंजमेंट जो होता है हमारे ऑर्बिट्स में, जो हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ सेट होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा एनर्जी लेवल्स पे। ठीक है, कितनी एनर्जी लेवल्स हैं। अब एनर्जी लेवल्स को हम कैसे बांटते हैं, देखिए बीच वाला तो हमारा ये न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शुरू होता है के से, KLMN। ठीक है, ऐसे चलता है, सेल्स होते हैं अलग अलग जिनकी वैल्यू होती है 1 2 3 4। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज़ होती हैं। ये लेवल हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, अब इनका क्या यूज़ है, मैं आपको ये होता है। अब देखिए, जो सबसे पहला जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ना, वहाँ पर जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल थोड़ा कम, उससे फिर कम, फिर उससे कम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वो भी जब हमारा लेवल बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 होंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स। वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट एनर्जी है वहाँ पर कितने एलिमेंट होते हैं, 2। ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल पे कितने होते हैं, 8। तीसरे पे कितने होते हैं, 18, और चौथे पे कितने होते हैं, 32। मतलब 2, 8, 18 और 32। ठीक है,
ये इनका अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, किसके बेस पे, एनर्जी लेवल्स के बेस्ड पे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है KLMN और ये होता है 2 8 18 32, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे भी, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट्स हैं, वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। यही वही लिखा हुआ है कि जेड से डिनोट करते हैं, हमारा प्रोटॉन का टोटल नंबर हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1 न्यूट्रॉन एटम, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है, ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। CGL के हिसाब से इतना डीप में नहीं जाता, वो केमिस्ट्री को क्या है सीधे का आपका डेली लाइफ से जोड़ के पूछता है, ठीक है। कभी कभार थोड़ा डिस्कवरीज पूछ लेगा वगैरह, नहीं तो आपकी डेली लाइफ से जोड़ के ही पूछता है वो। उसके बाद आता है हमारा मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, दोनों को मिलाकर जितने एलिमेंट्स बन रहे हैं वो हमारा मास नंबर कहलाता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा मास नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा मास नंबर, दोनों का सम हमारा मास नंबर कहलाता है, ठीक है। हम इसे न्यूक्लियंस भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो ये न्यूक्लियंस भी कहलाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये न्यूक्लियंस भी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि IIT में पढ़ने वाला चाहे लड़का हो, देखिए मान लीजिए कि IIT में पढ़ते हैं, ठीक है। IIT में पढ़ने वाला चाहे लड़का हो, बॉय हो, ठीक है, चाहे प्लस गर्ल हो, दोनों को मिला दें तो क्या बनेंगे? IIT के स्टूडेंट्स बन गए, मास ऑफ नंबर्स बन गए, ठीक है। पर हम उनको क्या कहते हैं? IITians भी कह सकते हैं। तो बस वही हिसाब है कि प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है, ये मास ऑफ नंबर है, पर ये न्यूक्लियंस भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हैं, जैसे वो IIT के अंदर है इसलिए वो IITians कहला रहे हैं, ऐसे ये न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियंस कहला रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलेगा आपको? देखिए, ये जो आपको दिख रहा है भैया, ये आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है कार्बन का, ठीक है। नीचे 6 ऊपर 12 है, तो अब ये 6 और 12 क्या इंडिकेट करते हैं? ये तो आपका एटॉमिक नंबर शो करता है, जो नीचे वाला 6 है, ठीक है। और मास नंबर शो करता है ऊपर वाला 12, ठीक है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है? कितने नंबर ऑफ इसमें क्या है? प्रोटॉन, मतलब 6 प्रोटॉन है, ठीक है। और टोटल नंबर क्या है? 12, इसका मतलब 6 हमारे न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अब ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारे जो एटम्स हैं वो बैठ रहे हैं अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से, ठीक है। दो हाइड्रोजन का एक है तो एक ही बैठा, फिर ये 2 बैठ गए, जैसे ही 2 कंप्लीट हो गए तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 चलता रहा, 3 चलता रहा, 6 7 चलता रहा, ठीक है, 7 तक आ गया। फिर जैसे ही 8 हो गए पूरे हमारे 3rd लेवल पे, वो 4th लेवल पे चला गया, ठीक है। फिर ऐसे ही चलते रहेंगे 8 पे, फिर वो हमारे 5th लेवल पे चला गया, हमारे जो 4th लेवल है उस पर चला गया। तो जितना उसका मैक्सिमम अमाउंट है, मतलब कितना एटम रख सकता है, तब तक तो वो बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो फुल हो गया वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अब वैलेंसी किस पे बेस होती है हमारी? वैलेंसी चलेगी 1 से लेके 4 और फिर 4 से लेके 0 तक, ठीक है। ये 4 के हिसाब से चलती है, पहले जैसे बढ़ता चला गया और राउंड फिगर के हिसाब से जो नज़दीक है, ठीक है। जैसे ही 4 पे पहुंचा तो दोबारा वैलेंसी इसकी कम होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो हमारे लास्ट लेवल पे एटम्स होते हैं, ठीक है। वही रिएक्शन करते हैं किसी भी चीज़ पे। देखिए मान लीजिए जैसे आपके किसी एलिमेंट में 17 हैं, ठीक है, किसी एटॉमिक नंबर आपका 17 है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? पहले लेवल पे आपके 2 हैं, दूसरे पे 8 है और तीसरे पे 7 है। तो आपका जो रिएक्शन होगा ना वो सिर्फ इन 7 से होगा, बाकी ये सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि अगर कोई चक्रव्यूह है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई चक्रव्यूह बना हुआ है गोल गोल, ठीक है, ऐसे, और बाहर से कोई भी इंसान या कोई आक्रमण करने आया तो सबसे पहले वो किस पे टकराएगा? सिर्फ इस पे, ठीक है। और कब तक टकराएगा? जब तक इसकी कैपेबिलिटी जो है उतना टकराएगा, ठीक है। तो बस वही हिसाब है कि ये सबसे बाहर का लेवल होता है, इसलिए सबसे पहले रिएक्शन इस पे होगा और उतना ही होगा जितना इसमें जगह खाली है, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है।
बिल्कुल वही है कि द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाय गेनिंग और लूजिंग द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू गेन ऑक्टेट स्टेट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, बिल्कुल वही है, अंतर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, अब कुछ हमारी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस कैसे हैं? वो कि जो उनके जो भी वो हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशन है हमारा, ठीक है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होती। ठीक है, ये हमारी किसी के साथ कंबाइन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी जो लेवल्स हैं वो सारे एकदम बराबर बराबर फिल हैं। कैसे? जैसे हीलियम 2 है, तो मतलब अब इसका एक लेवल पूरा कंप्लीट हो गया, तो मतलब ये किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है उसे। नियोन हमारा 10 है। ठीक है, पहला लेवल और दूसरा लेवल दोनों पूरी तरह फिल हैं। उसके बाद आर्गन, ठीक है, आर्गन भी देखिए 288 फुल है पूरा। ऐसे क्रिप्टॉन, सुपरमैन वाला क्रिप्टॉन नहीं है ये, तो ये भी देखिए आपका पूरा 2888। ठीक है, ऐसी जेनॉन आपका, तो ये टोटल कितनी आपकी 6 हैं। ठीक है, आपको 6 याद करनी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, और जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, वैसे आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो सबसे हैवीएस्ट जो गैस होती है हमारी, ठीक है, वो रेडॉन होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है इसका। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है, जब एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो सबसे हैवी कौन सी होगी? रेडॉन। तो ऐसी चीज़ों से आप लिंक करके जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अभी हमारा 70% ख़त्म हुआ है, तो अभी देखिए 40 मिनट लगभग होने जा रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी है, आराम से बैठिए, हो सकता है 50 मिनट तक ये वीडियो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? द फोर्स दैट होल्ड्स एनी 2 एटम्स टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वैसे कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है, ज़्यादा लंबा क्योंकि फिर बच्चे बोर होने लगते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या कह रहा है कि जब कोई 2 एटम्स आपस में जुड़ें तो क्या होता है? जब कोई 2 एटम्स हमारे आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं या जुड़ते हैं केमिकली, तो वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, ये 3 टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रोवोलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड, या फिर कहें आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपको तीनों बताऊंगा ये क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए आयनिक बॉन्ड पे अगर हम आ जाएं तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट ट्रांसफ़र। कंप्लीट ट्रांसफ़र का मतलब कि जब कोई एटम है, किसी के पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, 2 एटम आए, एक के पास कुछ जगह खाली है, मान लीजिए जैसे मैं आया हूँ, आपको 100 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास 100 रुपये ही पूरे एक्स्ट्रा हैं, तो मैंने क्या करा? अपने पूरे के पूरे 100 रुपये आपको दे दिए। ठीक है, तो ये होता है आयनिक बॉन्ड, जहाँ पर सामने वाले को जितनी ज़रूरत थी उतना ही मेरे पास एक्स्ट्रा था और मैंने अपना पूरा उसको दे दिया। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है हमारा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आपको आप इसे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आयनिक, और ये भी वही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है हमारा, वो आपको बस ये बना के दिखा रहा है। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा NaCl है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पहला फिल, दूसरा फिल, ये यहाँ पर एक है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा है इसके पास यहाँ पर। ठीक है, और Cl के पास क्या है? एक कम है, यहाँ पर 8 होने चाहिए थे पर यहाँ सिर्फ 1 है, तो उसने क्या करा? अपना 1 उठा के यहाँ Cl को दे दिया, तो वो भी पूरा कंप्लीट हो गया, तो 288 हो गया, तो क्या बन गया? NaCl। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत थी उसको उतना ही उसके पास एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो वो उसने दे दिया। तो यही होता है हमारा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आता है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन या 3 कंडीशन ज़रूरी हैं। पहला, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और तीसरा है लार्जर केटायन और स्मॉलर एनायन। ठीक है, और हाई लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए क्या होता है ये लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब one of the 2 atoms forming the ionic bond must have low ionization energy so that it can easily lose electron can form the cation। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इसकी जो एनर्जी है लूज करने की वो कम होनी चाहिए, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो कम हो, जिससे क्या है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सके। ठीक है, जैसे क्या ना मेरे पास 100 रुपये हैं पर मुझे उसका लगाव इतना ना हो कि मैं उसे किसी को दूँ ना, लगाव कम हो जिससे मैं उसे दे दूँ।
ठीक है, वही एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इसको इतनी ज़रूरत हो कि कोई भी आइटम आए ये तुरंत ले ले, ठीक है, तो ये होता है हमारा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद लार्ज कैटायन, मतलब जो कैटायंस है उनका साइज़ बड़ा हो और एनायन का छोटा हो। उसके बाद है हाई लैटिस एनर्जी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 40 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें सॉल्युबल हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो, गुड कंडक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब पानी में जो सॉल्यूशन है उस पर गुड कंडक्टर हो, नॉन इनफ्लेमेबल हो, ठीक है, ज़्यादा फ्लेमेबल ना हो, इनफ्लेमेबल हो, नॉन वो भी मतलब उल्टा हो, आग पकड़ने वाला हो, ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल भी हो। उसके बाद आता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं यार जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है बराबर बराबर की, जैसे तेरे पास भी कुछ चीज़ है और मेरे पास भी कुछ चीज़ है, तो तेरी कुछ चीज़ तू मुझे दे दे और मैं अपनी कुछ चीज़ तुझे दे दूंगा, ठीक है, तो वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। जैसे देखिए यह है Cl है हमारे, इसके पास 2 8 7 हैं और इसके पास भी 2 8 7 हैं, ठीक है, तो उसने क्या करा भाई, दोनों को ज़रूरत पड़ी, ठीक है, दोनों के पास एक एक कमी थी, तो दोनों ने क्या करा, अपना एक एक शेयर करके आपस में जुड़ गए, ठीक है। जब दोनों एक एक शेयर करके आपस में जुड़ गए तो दोनों का 288 हो गया, ठीक है। अब जब दोनों का 288 हो गया तो हमारा क्या बन गया, Cl2, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना हम साथ साथ हैं, बस वो वाला हिसाब है इनका कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, स्मॉलर साइज हो, हायर कोवलेंसी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, ठीक है, 2 बार लिख दिया इन्होंने, चलो ठीक है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हैं, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल हो और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। ये कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नहीं ज़्यादा एग्जाम में आएंगी, तो ज़्यादा फोकस मत करिए इस पर, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है कि यार कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है और ये क्या करता है, बस इतना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या करता है, द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वन साइडेड शेयरिंग करता है, ठीक है, कि मान लीजिए 2 आई चीज़ें और उसने क्या करा यार कि ठीक है उसने अपना मतलब निकाल लिया, ठीक है, तो ये होता है वन साइडेड शेयरिंग, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा, वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट बोथ द इलेक्ट्रॉन दैट है फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, तो वो हाँ वही जो मैं बता रहा हूँ, शेयरिंग वन साइडेड वाली कैसी, जैसे मान लीजिए कि यार हमारा HO2 है, ठीक है, या H2O है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उसमें एक जगह खाली थी, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन था उसके पास, तो उसने क्या करा, एक हाइड्रोजन जो आ रहा था, ठीक है, उसने क्या करा वो उसमें जुड़ गया, उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास पहले से हाइड्रोजन और हैं, उसने क्या करा ऑक्सीजन ने ले लिया, उसे मतलब नहीं था कि यार मेरे पास हाइड्रोजन्स हैं, उसने सीधे H3O बना दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसे इन दोनों से मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ अपने एक साइड पे ध्यान देता है और यहाँ से जोड़ लेगा, ठीक है। और अदर एटम डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन बट एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगरेशन, हाँ वही कि ये दोनों का कोई मतलब नहीं होता है इनका, ठीक है, ये दोनों सिर्फ खड़े खड़े देखते रहते हैं और ये इसको लेके निकल जाता है, ठीक है, और H3O बना देता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक्शन एटम इज H2 आफ्टर शेयरिंग 2 ऑफ इट्स वैलेंसी एटम्स विद 2 हाइड्रोजन एटम्स it still possesses 2 lone pairs of electron and one of those pairs of electron is shared H plus ion to the H3O plus ion, ठीक है। वो यही बता रहा है कि उसने पहले ऑक्सीजन 2 ले लिए, पर अगर एक और आया तो अब उसने उन दोनों के बारे में सोचा ही नहीं, यार पहले तू आ जा बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये करा उसने। उसके बाद आता है हमारा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आपने बहुत सुना होगा यार रेडियो एक्टिविटी फैल गई, परमाणु बम गिर गया, रेडियो एक्टिविटी फैल गई। तो ये फिनोमेना जो पहली बार आया था वो 1886 में आया था, ठीक है। A.H. बेक्युलर जो आए थे, उन्होंने साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिनोमेना दिया था रेडियो एक्टिविटी का। इसमें क्या होता है, ही ऑब्जर्व्ड ए पेक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ ए यूरेनियम सॉल्ट, ठीक है, उन्होंने जो यूरेनियम सॉल्ट था उसके ऊपर एक पेक्युलर प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की थी, ठीक है, जो अफेक्ट कर रही थी किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को, ठीक है। ही टर्म्ड हिज प्रॉपर्टी ऑफ यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवी एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और वो क्या कर रहा था, जो यूरेनियम सॉल्ट था वो लगातार कुछ रेडिएशन निकाल रहा था, वो लगातार एमिशन कर रहा था कुछ एनर्जीज का, रेडिएशन का
ठीक है। तो उसको जो एनर्जी वो लगातार निकाल रहा था उसको उसने रेडियो एक्टिविटी कह दिया, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद में जो हमारे पीरे और मैडम क्यूरी थी, ठीक है, उन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी के लिए 2 अदर मेटल बनाए, जैसे प्लूटोनियम और फ्रेंसियम और रेडियम, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह के, इनको इसलिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। और उन्होंने एक तो अपना जहाँ पर ये रहते थे पोलैंड के, एक उसका नाम रखा, ठीक है। तो अपने देश को सम्मान करने के लिए पूछ लिया जाता है कि कभी बार मैडम क्यूरी ने कौन से एक किसी एलिमेंट को अपने देश का नाम दिया था, ठीक है, पूछ लिया जाता है। और रेडियो एमिशन जो होती हैं वो 3 तरह की रेज निकलती हैं, ठीक है, पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम होता है, ठीक है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत लेस पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, पेनिट्रेटिंग बहुत लेस पावर होती है। और कैन बी ऑब्जर्व बाय सीट ऑफ अ पेपर और स्टॉप बाय एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। और ये इतनी पावर नहीं होती, तो ये क्या हम सीट ऑफ पेपर से पता कर सकते हैं और एल्यूमिनियम फॉयल से भी हम इसे रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही जब बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं हमारे, ठीक है। पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल से तो ज़्यादा होती है, ठीक है, और गामा से कम होती है, ठीक। और जो गामा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, लो वेवलेंथ का होता है, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी होती है इसमें, ठीक है। जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना वो बहुत हाई होती है, जो कई सेंटीमीटर की जो लेड होती है उसको भी पास कर जाती है, ठीक है। तो बहुत हाई रेज होती हैं इसकी, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। द आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स in their nuclei and emit various type of radiation are called radioactive isotopes, ठीक है। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो उनके न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनके अंदर न्यूक्लियाई में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भर जाते हैं, उसके न्यूक्लियाई में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से क्या वो अनस्टेबल होता है और कुछ अलग अलग तरह की एनर्जीज़ को एमिट करता रहता है, ठीक है। तो वो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन 14 हुआ हमारा, आयोडीन 131, कार्बन कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235, सोडियम 24, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी एक्सरेज की। एक्सरेज क्या होती हैं, ठीक है। एक्सरे आपने देखा होगा, एक्सरे कराते अपने शरीर का, तो उसमें एक्सरे यूज़ होती हैं। एक्सरे इज अ फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिमिलर टू लाइट, ठीक है। लाइट की तरह ही होता है पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। इसकी छोटी वेवलेंथ होती है, ठीक है। ये सॉलिड को भी पास कर सकता है, ठीक है। और जब ये किसी चीज़ के ऊपर फॉल करता है तो एंटी कैथोड्स होते हैं उसका यूज़ करता है, ठीक है। जो एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रे फॉल ऑन एंटी कैथोड्स, ठीक है। एक्सरे तब प्रोड्यूस होती है जब जो हमारी कैथोड रे के ऊपर एंटी कैथोड रे गिरता है, ठीक है। ए मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास लाइक टंगस्टन, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, आपको यूज़ पता है आपको, ये हमारे एक्सरे के लिए यूज़ आता है, ठीक है। और डेंस मेटल होता है, ठीक है, तो उन सब में भी यूज़ होता है। मेडिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ होता है, कई सारी जगह, फोटोग्राफ्स में भी यूज़ होता है, तो कई सारी जगह यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन इज वन ऑफ विच इज न्यूक्लियाई इज बम्बार्ड। जैसे हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हमारे जो हुआ था हमला हुआ था उसमें यूज़ होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन, पर आजकल उसको कम करके एनर्जीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड, जो पहला न्यूक्लियर रिएक्शन है वो रदरफोर्ड ने 1919 में ढूंढा था, ठीक है, जब उसने बमबारी की थी नाइट्रोजन की अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर नाइट्रोजन गिराए थे तब उसे पता चला था कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। या जब कहते हैं कि यार जब एक हमारा एलिमेंट गिर रहा है तो उसका न्यूक्लियस अगर दूसरे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से टकरा के कोई रिएक्शन करता है तो वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन वही लिखा हुआ है, बस वो थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन इज़ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है। लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 1939 ऑफ द जर्मन साइंटिस्ट ओटो हाहान और एफ स्ट्रीसमैन, ठीक है, ऑब्जर्व दैट व्हेन यूरेनियम वाज बम्बार्ड विद स्लो न्यूट्रियॉन्स देन टू स्मॉलर प्रोडक्ट्स वर ऑब्टेन बाय विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जब लार्ज अमाउंट ऑफ जो न्यूक्लियस होता है ना वो कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। उसके टूटने के साथ ही
बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पहली बार 1939 में जर्मन साइंटिस्ट ओटो हाहन और एफ स्ट्रीसमैन ने ये ऑब्जर्व किया था, जब उन्होंने यूरेनियम को बम्बार्ड कराया था न्यूट्रॉन्स के ऊपर, और वो जब टूट गए थे तो बहुत सारी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो वो हमारा न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ न्यूक्लियर फिजन भी होते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है और एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर, एक भैया एक होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक वो होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो क्या होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन कैरिड आउट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन विच रेट ऑफ फिजन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड एंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। ठीक है, कंट्रोल वो होता है जिसको हम एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अनकंट्रोल वो होता है भैया जिसको हम नहीं कर सकते कंट्रोल, और हम सीधे जाके भैया जापान के ऊपर गिरा देते हैं। ठीक है, और वो डिस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए यूज़ होता है। पहला एटम बम आपको पता होगा, अगस्त 6, 1945 में पहला एटम बम हिरोशिमा सिटी पे गिरा था जापान में। ठीक है, दूसरा जो गिरा था वो नागासाकी पर गिरा था 3 दिन बाद 1945 पे। ठीक है, और वो किससे बना था, वो बना था प्लूटोनियम -239। ठीक है, किससे बना था, प्लूटोनियम 239। और न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, ठीक है, इट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ग्रेटर मास। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर क्या था, अलग अलग टूट रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है, आपस में मिलकर बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बाय कैरिंग ऑन न्यूक्लियर फ्यूज़न अंडर कंट्रोल कंडीशन द लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी कुड बी मेड अवेलेबल फॉर यूज़फुल पर्पस। ठीक है, ये यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ होता है, इसमें ज़्यादा कोई नहीं होता घातक चीज़ें। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। जब हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं फिजन या फ्यूज़न के द्वारा, वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। ठीक है, और इसमें आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, आइसोटोन्स भी होते हैं, आइसोटर्स भी होते हैं। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो पर डिफरेंट एटॉमिक मास हो, ठीक है, वो हमारा आइसोटोप्स कहलाता है। देखिए सबके नीचे का नंबर सेम होगा, ठीक है, वो हमारा आइसोटोप्स होगा, और जिसमें ऊपर का नंबर सेम होगा, ठीक है, सबके ऊपर का नंबर सेम होगा, वो हमारे आइसोबार्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो पूरे ही अलग होंगे यार, जिसका नीचे भी अलग होगा ऊपर भी अलग होगा, वो हमारे आइसोटोन्स कहलाएंगे। और आइसोटर्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, द मॉलिक्यूल एंड आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अलग अलग चीज़ें इसमें, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, पर इनका क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन और एटम सब सेम होंगे, तो ये हमारे आइसोटर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होती है, चेन रिएक्शन इज द फिनोमेना इन विच द न्यूट्रॉन्स लिबरेटेड ड्यूरिंग ए फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, इन फर्दर फ्यूजन ऑफ एटम्स रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो यही कह रहा है कि मान लीजिए चाहे वो फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, वहाँ पर हमने एक रिएक्शन कराई, उसके साथ ही और भी रिएक्शन होती चली जा रही हैं, ठीक है, तो वो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है लार्ज अमाउंट में, वही हमारा चेन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले ट्रेन का एक डिब्बा और साथ में पूरी एक मालगाड़ी, ठीक है, तो वही हिसाब है। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ इज द टाइम व्हेन द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब वो होता है जब हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है, वो अपनी शुरुआत में जितना था उसका जब आधा रह जाता है, तो वो हमारी हाफ लाइफ कहलाती है। ठीक है, तो ये पूरा एक था केमिस्ट्री का पार्ट 2, जो बहुत बड़ा गया है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था। मैंने कहा है आपसे कि 8 वीडियो में ख़त्म कराऊंगा, तो 8 वीडियो में ख़त्म कराऊंगा, और डेली एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो लाल बटन को दबा दो यार, अब तो बहुत दिन हो गए, लाल बटन को दबाओ, ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।